सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, राइट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो फार्माकोथेरेप्यूटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन एज पर WHO, राइट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन का डेफिनेशन क्या होता है एज पर WHO उसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। लास्ट में हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के अंदर कौन कौन से मेडिसिन एंड ड्रग इंक्लूड होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन के अंदर कौन कौन से स्ट्रेटेजीज होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट अ नोट ऑन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के स्कोप एंड इम्पोर्टेंस क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। राइट अ नोट ऑन एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसका हिस्ट्री क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। कौन कौन से फैक्टर्स एसेंशियल मेडिसिन को सिलेक्ट करने के लिए अफेक्ट करते हैं उनको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। राइट डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है 6 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हाइपरटेंशन का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। हाइपरटेंशन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट डेफिनेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इनका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट डेफिनेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरलिपिडेमिया, अंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हाइपरलिपिडेमिया, अंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का डेफिनेशन एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन COPD, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ COPD। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो COPD का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। इसके बाद हमें COPD के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है उसको अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन अस्थमा, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो अस्थमा का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। अस्थमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में भी डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मेलिटस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है डायबिटीज मेलिटस का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें हाइपोथायरॉयडिज्म एज वेल एज हाइपरथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन एंड क्लासिफाई एपिलेप्सी, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एपिलेप्सी।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो एपिलेप्सी का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, क्लासिफिकेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें एपिलेप्सी के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इडियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज पार्किंसंस डिजीज? राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो पार्किंसन डिजीज का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें पार्किंसन डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट डेफिनेशन ऑफ अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक एंड माइग्रेन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अल्जाइमर डिजीज, स्ट्रोक एंड माइग्रेन का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। इसके बाद हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज पेप्टिक अल्सर? राइट इट टाइप्स एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है एंड इसके टाइप्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। लास्ट में हमें पेप्टिक अल्सर का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन जीईआरडी, एक्सप्लेन इट, इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ जीईआरडी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो जीईआरडी का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें जीईआरडी का इथियोपैथोजेनेसिस क्या होता है एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज, राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें अल्कोहलिक लिवर डिजीज के कितने स्टेजेस होते हैं इनको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है अल्कोहलिक लिवर डिजीज का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। डिफाइन क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, राइट देयर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो क्रॉन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इन डिजीज का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद अब हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, राइट कॉजेस एंड सिम्टम्स ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के कॉजेस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एनीमिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का मतलब क्या होता है इसके बारे में लिखना है। और बाद में हमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम इन्फेक्शियस डिजीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हेपेटाइटिस एंड राइट देयर इटियोपैथोजेनेसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हेपेटाइटिस का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। हेपेटाइटिस कितने टाइप्स के होते हैं इनके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। और इसी हेपेटाइटिस के इटियोपैथोजेनेसिस क्या क्या होते हैं इनके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटाइटिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो हेपेटाइटिस का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है। और लास्ट में हमें नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार 3 से 6 मार्क्स के लिए पूछा गया है। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें निमोनिया का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट इज सार्स कोविड 2, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड 19।
इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सार्स कोविड 2 का मतलब क्या होता है इसके बारे में लिखना है अच्छे तरीके से, और बाद में हमें कोविड-19 का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज ट्यूबरकुलोसिस, राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ न्यू ट्यूबरकुलोसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ट्यूबरकुलोसिस का मतलब क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है, बाद में हमें फार्माकोलॉजिकल एज वेल एज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है ट्यूबरकुलोसिस का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें मलेरिया का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ट्यूबरकुलोसिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एचआईवी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एचआईवी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, एटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम म्यूकोस्केलेटल डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम डर्मेटोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, डिफाइन सोरियासिस, स्कैबिस एंड एक्जिमा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सोरियासिस, स्कैबिस एंड एक्जिमा का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्कैबिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें स्कैबिस का कॉजेटिव एजेंट क्या होता है इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ऑस्पिड साइन रिफर टू विच डिजीज। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें ऑस्पिड साइन किस डिजीज को रिफर करता है इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एक्जिमा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एक्जिमा का सिनोनिम क्या होता है यानी कि एक्जिमा का दूसरा नाम क्या होता है इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सोरियासिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सोरियासिस का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में 1 मार्क्स के लिए लिखना है। इसके बाद हम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं, डिफाइन साइकोसिस एंड राइट फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें साइकोसिस का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, एंड साइकोसिस का फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन एंजाइटी, राइट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंजाइटी का डेफिनेशन क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, बाद में हमें एंजाइटी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज डिप्रेशन, राइट इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले डिप्रेशन का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, इसके बाद हमें डिप्रेशन का इटियोपैथोजेनेसिस एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम ऑप्थेल्मोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझ लेते हैं, डिफाइन कंजक्टिवाइटिस एंड राइट फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो कंजक्टिवाइटिस का डेफिनेशन क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है, बाद में हमें कंजक्टिवाइटिस के फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज ग्लाउकोमा, एक्सप्लेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो ग्लाउकोमा का मतलब क्या होता है इसके बारे में लिखना है। बाद में हमें ग्लाउकोमा का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन रेजिस्टेंस टू एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है, इस रेजिस्टेंस के अंदर कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, डिस्कस द प्रिवेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है उसको अच्छे तरीके से लिखना है, एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज फॉर ओवरकमिंग एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस को किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है, स्ट्रेटजीज क्या क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में लिखना है। इसके बाद हम वुमेन हेल्थ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं। व्हाट इज प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, राइट अबाउट इट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें सबसे पहले तो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का मतलब क्या होता है इसको अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इसी डिजीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एज वेल एज फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, डिफाइन डिस्मेनोरिया, राइट इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें डिस्मेनोरिया का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है। बाद में हमें इसी का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, राइट इट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर हमें पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का डेफिनेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखना है, एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे तरीके से डिटेल में लिखना है। सो ये तो था फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन या फिर डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।